अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, आवाज क्लियर आ रही? वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर है बस। जी सर अच्छा अच्छा। और पिक्चर भी क्लियर आ रही है पेज की? जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, इसमें हम अब अलजेब्रा 2 का काम थोड़ा सा जो है वो करने जा रहे हैं। और हमारा मेन जो काम है ये बेसिकली वेक्टर स्पेसेस के लिहाज से है। वेक्टर स्पेसेस को हम जो है वो सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा कुछ एग्जांपल्स को देखना है कि एग्जांपल्स को हम देखेंगे इसमें से। जी कुछ सेटिंग्स का इशू मुझे जो है इसमें आ रहा था। इसमें वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड की। तो फील्ड जो है वो क्या चीज है? फील्ड हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें आप ये जो है वो लिख लें सबसे पहले। लेट कैपिटल एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट with at least 2 points कम से कम 2 पॉइंट्स जो है वो इसमें होने चाहिए। तो ये अगर एफ हमारे पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट है और कम से कम इसमें 2 पॉइंट्स हैं, तो देन एफ इज कॉल्ड ए फील्ड। ये फील्ड हमारे पास किस सूरत हाल में जो है वो कहलाएगा? पहली बात तो ये है कि एफ को अंडर एडिशन जो है इज एन एबिलियन ग्रुप। एक तो इसमें यह है कि अंडर एडिशन इसको एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एफ में से अगर हम जीरो को जो है वो स्प्लिट कर दें, निकाल दें, तो ऐसी सूरत हाल में जो बाकी मादा सेट है उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी जो नॉन जीरो है। और थर्ड कंडीशन इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो इसके लिए होल्ड करने चाहिए। बोथ द लेफ्ट एंड राइट distributive laws must hold। इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारे पास एलडीएल, अगर मैं उसको कहूँ तो वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर केस में कोई 3 एलिमेंट जो है वो उठाएं, ए बी और सी जो है वो आप फील्ड में से 3 एलिमेंट अगर उठाते हैं
तो नंबर 1 पे ये है कि a इंटू बी प्लस सी जो है ये बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के, यानी लेफ्ट साइड से आप किसी चीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करें। तो इधर से आपने जैसे ए को मल्टीप्लाई किया है तो दोनों के साथ लेफ्ट साइड पे ये अप्लाई हो गया। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर आप इसमें बात करें तो उसमें एग्जैक्टली जैसे ये बी प्लस सी के लेफ्ट साइड से हमने ए को मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही बी प्लस सी के राइट साइड से आप ए को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी ए के बराबर जो है वो हो जाएगा। यानी ये राइट साइड से भी आप सम के ऊपर किसी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी ये अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल्स की तरफ हम इसकी तरफ जो है मूव करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो फील्ड की है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स की है। उसकी रीजन ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अगर इसमें से 0 हम स्प्लिट कर दें, निकाल दें, तो जो बाकी सेट बचेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एबिलियन ग्रुप है, और अंडर एडिशन भी ये एबिलियन ग्रुप है, और लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इसमें होल्ड करते हैं। इसी तरीके से इसका जो सबसेट क्यू है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हमने देखा था कि ये जो क्यू है ये भी अंडर एडिशन हमारे पास जो है ये एबिलियन ग्रुप है, और लेफ्ट और राइट दोनों जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी इसमें होल्ड करते हैं, और इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बनाते हैं। तो इस केस के लिहाज से आप फिर देख सकते हैं कि जो क्यू है ये भी हमारे पास फील्ड है। इसके अलावा सी को हमने देखा था, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये भी फील्ड है। इसके फील्ड होने की रीजन ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एबिलियन ग्रुप है, अगर 0 को निकाल दिया जाए बाकी मानदा एलिमेंट्स, और अंडर एडिशन भी ये एबिलियन ग्रुप है, और लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरीके से आपने एक और भी एग्जांपल देखी थी जीपी की। जीपी जो है ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है। तो जीपी जो है अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप भी है, और चूंकि आप लोग जानते हैं कि हर जीएन जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, वहां पे तो एन पे कोई कंडीशन नहीं है, एन कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, एन प्राइम भी हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने ग्रुप देखना हो तो एक तो 0 को हम बाहर निकाल देंगे पहले, बाकी फिर ये है कि ये जो p है हमारे पास, p को एक प्राइम नंबर जो है वो होना चाहिए। तो अगर p एक प्राइम नंबर हो तो ऐसी सूरत हाल में जीपी जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इसके वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बनाते हैं, और लेफ्ट और राइट दोनों जो लॉज हैं वो भी इसके लिए होल्ड करते हैं। तो जीपी जो है ये भी हमारे पास एक फील्ड की मिसाल है। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि वेयर p इज ए प्राइम नंबर, p जो है ये हमारे पास इस केस के अंदर एक प्राइम नंबर जो है वो बन जाएगा। तो ये कुछ फील्ड की एग्जांपल्स हमने बेसिकली जो है वो यहाँ पे इनफैक्ट दी हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। याद रहे कि फील्ड के अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन थे, एक एडिशन था और दूसरा जो था वो मल्टीप्लिकेशन था। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर एक बेस करती हुई चीज एक डिफाइन करने जा रहे हैं, और जिस स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे वेक्टर स्पेस का, और जाहिर है ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके ऊपर 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। एक एडिशन होगा, और एडिशन जो है वो 2 वेक्टर्स के दरमियान होगी, और दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा वो होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये बेसिकली जो है वो 2, एक वेक्टर और एक स्केलर के दरमियान डिफाइन होने वाली जो है वो टर्म है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो वो डिफाइन करते हैं कि लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। फर्ज कर लीजिए कि वी आपके पास जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है कोई सा, और साथ के साथ आप एक फील्ड को लेंगे, एंड लेट एफ बी ए फील्ड। एफ हमारे पास एक कोई सी जो है वो फील्ड है। तो 2 बाइनरी ऑपरेशंस हम यहाँ पे जो है वो इन केस के अंदर जो है वो डिफाइन करवाएंगे। Consider 2 binary operations एडिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिशन हमेशा 2 एक जैसी चीजों के दरमियान होती है, तो एडिशन इनफैक्ट मैं इस v के 2 एलिमेंट्स के दरमियान करूंगा। तो जाहिर है मुझे 2 एलिमेंट चाहिए। 2 एलिमेंट तब बनेंगे जब इस एडिशन वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन में मैं
दो एलिमेंट्स के लिए जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं v की, तो एडिशन जो है वो इनफैक्ट हमारी v क्रॉस v पे डिफाइन होगी और आंसर भी v का एक एलिमेंट जो है ये हमें प्रोवाइड करेगी। यानी दो वेक्टर्स बनाने के लिए मुझे v क्रॉस v इसकी डोमेन के तौर पे लेना पड़ा है और आंसर भी ऑफकोर्स क्योंकि v के अंदर आना है, तो लिहाजा कोड डोमेन भी हमारी जो है वो इस केस के अंदर v है। इसको हम बेसिकली वेक्टर एडिशन भी इसको जो है वो बोलते हैं। चूंकि v के मेम्बरान को हम वेक्टर्स जो है वो बोलते हैं, अगर v वेक्टर स्पेस बन जाए, ये चीज हमारी वेक्टर एडिशन है। और इसी तरीके से अगली जो टर्म डिफाइन होगी वो होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये बेसिकली इनफैक्ट ये आपकी जो है वो डिफाइन होनी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये आपकी v क्रॉस v से बल्कि ये फील्ड से जो है वो इसका हल जो है वो होगा। ये इनफैक्ट यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन f क्रॉस v से v के अंदर जो है ये होगी। यानी एक स्केलर आप लेंगे और साथ में इसको वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस के अंदर आंसर जो है वो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो v के अंदर जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एक स्केलर और एक वेक्टर की है इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इस पर्टिकुलर केस में आप फिर इसको कहेंगे जी कि ये जो हमारी दो बाइनरी ऑपरेशन के तहत हमने v सेट को देखा है, यानी हमने दो सेट लिए थे। सबसे पहले v एक वेक्टर स्पेस के लिए जो उम्मीदवार हमने लिया है सेट लिया है, और दूसरा फिर हमने इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन लिए और एक हमने लिया फील्ड। तो v कब फील्ड जो है वेक्टर स्पेस कहलाएगा, देन v इज कॉल्ड a vector space, then v is called a vector space over the field f। तो v जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाता है फील्ड f के ऊपर, और लिखने में हम इसे कैसे लिखते हैं, रिटन एज v ऑफ f, अमूमन हम इसे लिख देते हैं। यानी अगर v जो है वो आपकी वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड f, तो आप इसको v ऑफ f से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, आवाज अब क्लियर आ रही है? मैंने थोड़ी सी हैंड फ्री को उतारा था बेसिकली, तो अगर तो फुल क्लियर आ रही है ठीक है, नहीं तो क्लियर ठीक है। यानी हैंड फ्री ना तो क्लियर है। तो v ऑफ f से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब हम इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे, कुछ शराइत का होना इसके लिए जो है वो जरूरी है। नंबर वन ये है इसमें कि v को अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी कि v अंडर एडिशन जो है ये हमारे पास एक एबिलियन ग्रुप है। एक तो प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन दैट पर्टिकुलर केस आप कोई से दो जो है वो स्केलर्स इस पर्टिकुलर केस में उठाएं फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड। यानी आपने दो स्केलर्स जो है वो उठाए हैं एंड आपने एक वेक्टर इनफैक्ट उठाया है x को v के अंदर से। अब आपने क्या करना है जी कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो कि आप दो स्केलर्स के सम से राइट साइड पर इसके जो है वो एक वेक्टर आप इंट्रोड्यूस करवाएं, और आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स की, और ये प्रॉपर्टी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी बात ये है, यानी आपने दो स्केलर्स को ऐड करके तो वेक्टर को आपने राइट साइड पर उसके जो है लगाया है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे जी कि आप दो कोई से वेक्टर जो है वो उठाएंगे v के अंदर से। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप एक स्केलर आप उठाएंगे बेसिकली फील्ड में, तो ये एक्सियम भी दुरुस्त साबित होनी चाहिए। जैसे हमने वेक्टर को राइट साइड से अप्लाई किया है दो स्केलर्स के सम के ऊपर, तो ऐसे ही हम जो है वो क्या करेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई जो है
ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चौथी बात इसमें जो है वो ये है इसकी एक्सियम में कि आप इसमें भी कोई से दो जो है वो अल्फा बीटा आप फील्ड के मेंबरान लेंगे और आप एक वेक्टर जो है वो उठाएंगे वी का मेंबर। क्लियर नहीं आ रही, जी स्क्रीन क्लियर आ रही। नहीं, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। जी सर, ब्लर ब्लर हो रहा है सारा कुछ। हाँ, सारे बच्चों को ब्लर है। क्लियर है सर। वैसे क्लियर है आपकी? सर हमारी तरफ। जी सर क्लियर है। अच्छा, ये फिर किसी ये बेटा फिर आपका इंटरनेट का मसला है जिसका ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपका इंटरनेट का इशू है। ये फिर इंटरनेट की कोई स्पीड का आपका मसला जो है वो दरपेश आपको है, इसलिए ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो आपने दो जो है वो आपने स्केलर्स लिए हैं अल्फा और बीटा आपने फील्ड में से, और एक आपको ये सभी वेक्टर आप उठाएं, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अल्फा बीटा एक्स ये हमारे पास जो है वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा एक्स। इसका मतलब ये है कि आप दो स्केलर्स के मल्टीप्लीकेशन को जब एक्स के साथ अप्लाई करवाएंगे तो आप इसका तरीकाकार क्या होगा कि आप पहले बीटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये फिर एक बन जाएगा वेक्टर। जाहिर है हमने देखा है कि अगर हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये वेक्टर जब अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स एक वेक्टर बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर दो स्केलर्स के मल्टीपल को हम एक्स के साथ अप्लाई करवाएंगे तो उसका तरीका ये होगा कि पहले बीटा को एक्स के साथ करवाएंगे और इस तरीके से, और फिर आप आंसर को अल्फा के साथ करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी लास्ट वन जो है, जो एक्सियम है वेक्टर स्पेस की, वो ये है कि आप जब वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे ये बात हम देखते चलें कि ये जो वन हमने लिया है ना, ये वन बेसिकली जो है ये फील्ड का मेंबर है, और ये फील्ड का स्पेसिफिकली कौन सा मेंबर है आपने अभी देखा है कि फील्ड जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन ये इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। तो जाहिर है अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये अबिलियन ग्रुप है तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी तो होगी। ये वो वाली आइडेंटिटी है जो फील्ड की आइडेंटिटी है। तो वन जो है ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है बेसिकली फील्ड की, और एक्स जो है ये यहाँ पे वी का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का स्पेसिफिक स्पेशल केस में आप फील्ड का वन उठाएं और इसको किसी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर के तौर पे वही आपके पास वेक्टर ही आ जाए। तो अगर ये पांच प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ट्रू है तो फिर हम V को वेक्टर स्पेस F के ऊपर फील्ड कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पांचों प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी ये है कि V को अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो भी दो स्केलर उठाएं और आप एक वेक्टर उठाएं तो अल्फा प्लस बीटा एक्स जो है वो हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स के बराबर होना चाहिए। याद रहे मैं आपको एक टेक्निक इसमें जो है वो बता दूं कि दो स्केलर्स को जब आपने ऐड करना है अंदर ब्रैकेट में और आपने जो वेक्टर अप्लाई करना है तो वेक्टर को आप राइट साइड से करेंगे, और तीसरी एक्सियम में आपने दो वेक्टर्स को ऐड करके जब स्केलर को अप्लाई करना है तो आप इसको लेफ्ट साइड से करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है इसके पर्टिकुलर आ जाएंगे। और इनकी जो लेफ्ट और राइट से मैंने बेसिकली अप्लाई जो करवाने की आपको जो बताई है, जो टेक्निक बताई है, इसके लिए ये बात आप ध्यान में रखें कि मल्टीप्लीकेशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये इनफैक्ट हमारा हमने अभी देखा है कि ये एफ क्रॉस वी से वी के अंदर होता है। एफ क्रॉस वी का मतलब ये है कि आपने जब भी एक ऑर्डर पेयर लेना है तो उसमें पहले अल्फा आना है, बाद में जो है वो इसका एक एलिमेंट वी आना है। तो जब इन्होंने मल्टीप्लाई होना है तो अल्फा यानी पहले स्केलर और बाद में वेक्टर। तो ऑफ कोर्स जब हम ही अप्लाई करना पड़ेगा सेम जो है वो सेटिस्फाई होती है, तो ऐसी सूरत हाल में वी वेक्टर स्पेस कहलाती है फील्ड एफ के ऊपर। एक तो ये बात आप जो है वो कह सकते हैं। सर अब इसकी आते हैं हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स के ऊपर।
एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम ये जो है इसमें बात कह सकते हैं कि नंबर 1 एग्जाम्पल, every field is a vector space over the field itself। यानी हर फील्ड जो होती है वो अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस होती है। ये एक तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए जो है वो होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने ऊपर कहा था ना कि हमारा लिखने का तरीका ये है कि हम इसको v ऑफ f की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, पहले वेक्टर स्पेस और जिस फील्ड के ऊपर है वो ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको फिर हम क्या लिखेंगे, जब अब v की जगह पे भी f है और फील्ड की जगह पे भी f है, इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ f जो है, ये f ऑन द फील्ड f जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। अब इसकी मिसालें अभी हमने फील्ड की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि R ओवर R जो है वो वेक्टर स्पेस है, R ओवर R वेक्टर स्पेस है। अब V की जगह पे भी R लिया है और फील्ड F की जगह पे भी R लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरा Q फील्ड के बारे में पढ़ा था, तो Q ओवर द फील्ड Q जो है वो भी वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से ZP को ओवर द फील्ड ZP हम देखें तो वो भी वेक्टर स्पेस है। और इसी तरीके से C ओवर C को हम देखें अगर, तो यानी V की जगह पे भी C है और F की जगह पे भी C है, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है इन दैट पर्टिकुलर केस। तो ये हम इसकी एग्जांपल्स, एक तो सबसे पहली जो ट्रिवियल एग्जांपल है वो फील्ड की बनती है कि हर फील्ड अपने आप के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस है। फील्ड को यूज करते हुए एक और वेक्टर स्पेस भी इनफैक्ट बनाई जा सकती है, और वो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहां से बनाई जा सकती है। सो सेकंड एग्जांपल जो है उसमें आप फील्ड को ले लें, लेट F be a field, then Fn सेटअप जो है वो ले लें। Fn सेटअप का बेसिकली F क्रॉस F क्रॉस F क्रॉस सो ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट F तक जो है वो ये आप ले लें। इसकी ये सिंपली जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसमें कोई जो है वो टेक्निकल चीज नहीं है। तो ये बेसिकली जो Fn है ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। तो फील्ड F के ऊपर ये भी एक वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे अब जाहिर बात है हमने Fn को बेसिकली जो है ये F क्रॉस F ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है n टाइम्स। जब हमने Fn को वेक्टर स्पेस कहा है ओवर द फील्ड F, तो एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे हैं Fn ऑफ F की। हमने कहा जी कि ये हमारी वेक्टर स्पेस है। अब जाहिर है हमने कहा है कि वेक्टर स्पेस में दो बाइनरी ऑपरेशन तो क्लियरली आपको डिफाइन करवाने पड़ेंगे। इसमें एक जो है वो एडिशन है और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन के लिए जाहिर बात है कि हमें इस Fn के अंदर दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा उन दो वेक्टर्स को। क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स भी जो है वो बोलते हैं। तो हम दो एलिमेंट इनफैक्ट खाते हैं x और y Fn में से। ये आपने दो एलिमेंट x और y जो है वो Fn में से इनफैक्ट उठाए हैं। तो आप जानते हैं कि f क्रॉस s अप टू Fn टोटल्स हैं। तो x जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो होंगे ये x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। और इसी तरीके से y जो है, y में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ये y1 y2 एंड सो ऑन अप टू yn होंगे। ये x1 किसका एलिमेंट है भला? ये इस f का है, x2 इस f का है और अब जो है ये इस f का है। इनफैक्ट ये x1 x2 xn सारे के सारे f के मेंबरान हैं, क्योंकि ये हर जगह पे सेम f ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे y1 y2 yn सारे फील्ड के मेंबरान हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि xi और yi जो हैं ये फील्ड के मेंबरान हैं, where one is less than or equal to I and I is less than or equal to n। अगर आप इस नोटेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि I is equal to 1। तो एडिशन अब इसमें कैसे डिफाइन करवाते हैं दो वेक्टर्स की, x प्लस y, इस ऑर्डर पेयर को और इस ऑर्डर पेयर को आपने ऐड करना है। ऑफ कोर्स ये कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x1 और इसका पहला एलिमेंट y1 है, तो x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 सो ऑन
एक्स एन प्लस वाई एन, ये है जी हमारे पास इफेक्ट एक्स प्लस वाई का रूल जो डिफाइन करवाने का है। और इसे ये मैंने एडिशन डिफाइन करवाई है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए दो बाइनरी ऑपरेशन जो है दरकार होते हैं, एक वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कैसे जो है वो डिफाइन करवाएंगे, उसके लिए आप एक अल्फा ले लेंगे फील्ड में से, और एक आप x ले लेंगे। जाहिर है x अब जो है ये x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn इस तरह का है। अल्फा x क्या हो, ये अल्फा और x की वैल्यू है x1 x2 x3 अप टू xn। तो जब अल्फा को आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा x1 अल्फा x2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा xn। तो ये रूल जो है वो हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, और ये रूल है वेक्टर एडिशन का। तो इसके तहत ये क्लियरली हम ये बात मेंशन कर सकते हैं कि एफ एन ऑफ एफ जो है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। अब सारी बात है कि इसमें हम फिर आप आगे पर्टिकुलर मिसालें जो भी फील्ड हमने जो चार पढ़ी हैं उनकी मिसालें दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आर एन ओवर आर जो है ये भी वेक्टर स्पेस है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्यू एन है ओवर क्यू ये भी वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सी एन ओवर सी जो है ये भी वेक्टर स्पेस है। और इसी तरीके से जी पी एन ओवर द फील्ड सी पी जो है ये भी वेक्टर स्पेस है। तो ये जो अभी आइडिया मैंने दिया है इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स के तौर पे इन सब वेक्टर स्पेसेस को आप जो है सोच सकते हैं इनके बारे में। और ये n के लिए मैंने बात की है। अब n की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर आप 2 लगाएंगे तो इसका पर्टिकुलर केस क्या बन जाएगा, ये बनेगा R2 ओवर R। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो R3 ओवर 3 जो है वो R। और इस तरीके से आप इसके पर्टिकुलर केसेस इसके पर्टिकुलर केसेस ये आप बहुत सारी जनरल आप n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स जो वेक्टर स्पेस की हैं वो आपकी फिर यहाँ से इनफैक्ट जो हो जाएंगी, और ये सारी की सारी आपकी वेक्टर स्पेसेस हैं। नेक्स्ट आप इसमें जो हेडिंग देंगे वो है सब फील्ड की। यानी जैसे सब ग्रुप की आप बात करते हैं ना, बड़े ग्रुप के अंदर जो उसका सबसेट जो ग्रुप बनाता है उसको आप सब ग्रुप कहते हैं। तो इसी तरीके से सब फील्ड से मुराद ये है कि बड़ी फील्ड के अंदर उसका सबसेट जो फील्ड बनाएगा वो भी फील्ड के तौर पे एक्ट करेगा, उसको आप सब फील्ड जो है वो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे। तो इसमें आप ये इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि लेट एफ एंड कैपिटल के आर टू फील्ड्स सच दैट, ये दो फील्ड्स हैं। अब ये इस तरीके से हैं कि एफ जो है ये सबसेट है के का, यानी एफ इनफैक्ट ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है। तो एफ जो है वो के अंदर मौजूद है, तो जाहिर है एफ जो है वो के की सब फील्ड कहलाएगी ना, क्योंकि ये एफ के का सबसेट भी है और ये दोनों फील्ड्स भी हैं। देन एफ इज ए सब फील्ड के इन दैट पर्टिकुलर केस। कि के ऑन एफ जो होती है ये हमेशा एक वेक्टर स्पेस होती है, यानी कि ये जो बड़ी फील्ड है ये हमेशा अपनी छोटी फील्ड के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस होती है। ये इन जनरल आपकी ये जहन में रखें। एफ और के अगर टू फील्ड्स हैं, एफ के अंदर मौजूद है तो के एफ के ऊपर, यानी बड़ा जो सेट है ये अपने छोटे सेट के ऊपर फील्ड के ऊपर अपने सबसेट फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहें तो एफ जो अगर आप के ऊपर कहें तो ये नहीं होता। ये बात आपने आपने ध्यान में रखनी है कि एफ जो है वो के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं होता है, लेकिन यानी छोटा सेट बड़े के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं होता, लेकिन बड़ा जो सेट है वो छोटे के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप लेंगे ना, तो अगर आप
स्केलर्स उठाएंगे बड़े सेट में से, तो बड़े सेट के अंदर से स्केलर उठा के जब छोटे सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तो काम ये है ना कि आंसर यहाँ पे आए वेक्टर स्पेस में। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप जो है वो चेक करेंगे स्केलर्स को बड़े सेट में से लेके और छोटे सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे, तो वो इनफैक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज नहीं रहेगी, यानी आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बात की मैं दूं कि के एफ के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस होती है, तो मैं इसमें बहुत सारी मिसालें आपको जो है वो दे सकता हूँ फील्ड की। मिसाल के तौर पे आपने देखा था कि क्यू जो है वो सबसेट होता है आर का, और आर जो है वो सबसेट होता है सी का। इट मीन दैट कि क्यू जो है ये आर की भी सब फील्ड है, क्यू जो है वो सी की भी सब फील्ड। तो इट मीन दोनों के लिहाज से हम अब यहाँ पे आर ऑफ क्यू की बात भी वेक्टर स्पेस कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये भी वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से हम जो है वो सी ऑन आर की बात भी कर सकते हैं, ये भी वेक्टर स्पेस है। और इसी तरीके से जो है वो आप इन पर्टिकुलर सी ऑन क्यू की बात भी कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम इस जनरल बात जो मैंने अभी आपको बताई है, इसके अकॉर्डिंग ये वेक्टर स्पेसेस हैं। अब इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखें, मैंने आपको बताया है कि एफ जो है वो के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है, यानी अगर अंदर आपका फील्ड के तौर पे अगर बड़ा सेट है और ये बाहर छोटा है, तो फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और रीजन इसकी मैंने आपको ये बताई है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत जो है ना ये क्लोज्ड नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर इसी बात की अगर मैं एप्लीकेशन देखूं, तो मैं अगर ऑफ सी को लूं, इसकी मिसाल है ये जो मैंने कहा था ना कि अंदर बड़ा हो और बाहर उसका सबसेट हो, तो सी बड़ा सेट है और उसका सबसेट है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। रीजन उसकी ये है कि अगर आप इसके अंदर से एक एलिमेंट स्केलर उठाएं, मसलन अल्फा आपने उठा लिया 2+3 आयोटा, और इधर से आपने कोई भी रियल नंबर एक एक्स जो है वो आपने उठा लिया 2। अब अल्फा एक्स का आंसर क्या बनेगा बोला, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4+6 आयोटा। और आप क्लियरली देख सकते हैं अल्फा एक्स को तो जाना चाहिए था आर में, लेकिन ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है। तो आपने ये बात ज़हन नशीन की कि अगर बाहर फील्ड हो और अंदर उसकी सब फील्ड हो, जैसे ये आर ओवर क्यू, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू, तो ये सारी की सारी वेक्टर स्पेसेस हैं। ये बात आप जो है वो ज़हन में रखिएगा। इसी तरीके से जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप यूं भी इसमें जो है वो कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर केस के अंदर कि Q ओवर R जो है ये भी नॉट ए वेक्टर स्पेस है, ये भी इनफैक्ट हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। ये इसी की मिसाल है, इसी वाले आइडिया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है इसमें मैट्रिसेस की दें अगर, तो m/n over the field f is a वेक्टर स्पेस। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस जो है वो होता है, और ओवर द फील्ड एफ आप इसकी बात जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे m जो है वो हमारे m/n के मैट्रिसेस हैं, और आप जानते हैं कि अंडर एडिशन तो जो है वो इसके अंदर से आप सिंपली देख सकते हैं कि उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है अंडर एडिशन की। अंडर एडिशन के लिए सिर्फ ये होता है कि आपने जिस सेट के अंदर रखे तो आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वेक्टर स्पेसेस का, तो सिर्फ और सिर्फ उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए ताकि हम उनको आपस में ऐड कर सकें। तो सेट ऑफ ऑल द m/n मैट्रिसेस, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इन पर्टिकुलर m2/3 ले लूं ओवर रियल नंबर्स, तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर स्पेस होती है, इसमें तमाम 2/3 के मैट्रिसेस हैं रियल नंबर्स के ऊपर, तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस, पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस जो है वो क्या है, f ऑफ x से मैं इसको जो है वो नोट करूंगा, और f ऑफ x क्या है, f ऑफ x जो है वो हमारे पास सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल
polynomials with coefficients आपने पॉलिनोमियल के जो है वो कहाँ से लेने हैं, कोएफिशिएंट्स आपने लेने हैं फील्ड में से, विद द कोएफिशिएंट्स फ्रॉम फील्ड एफ। तो फील्ड एफ में से आपने जो है वो कोएफिशिएंट्स इसके लिए हैं। तो अब जाहिर है इसमें पॉलिनोमियल जो है वो हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केसेस मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर रखे। तो इनफैक्ट एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इन दैट पर्टिकुलर केस एफ ऑफ एक्स जो है ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारी वेक्टर स्पेस है इस केस के अंदर फील्ड एफ के ऊपर। और इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि किस तरीके से आप जो है वो इनको ऐड करते हैं। तो सेम पावर वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, सेम डिग्री वाली जो टर्म्स होती हैं, आप उनको आपस में ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर डायरेक्टली आप देखिए जी कि 2x² + 4x + 1 एक पॉलिनोमियल है, फर्ज करें p ऑफ x, ये मैंने फाइनाइट पॉलिनोमियल लिया है। और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास है q ऑफ x जो कि 3x³ + 6x + 1 है। तो आपको अगर p ऑफ x और q ऑफ x को आपस में ऐड करना पड़ जाए तो ऑफ कोर्स सेम पावर वालों को आपस में ऐड करते हैं, तो 3x³ आपका एज इट इज रहेगा। और जाहिर है चूंकि 2x³ वाली टर्म स्क्वायर वाली टर्म इधर है, इसमें नहीं है, तो ये भी एज इट इज जो है वो आ जाएगी। और 4x और 6x आपस में ऐड होंगे तो 10x, और इसी तरीके से 1 + 1 2 जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये सिंपल है इसकी। और ये किसी भी दो पॉलिनोमियल्स की एडिशन है। और याद रहे कि ये मैं इन दैट केस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे r ओवर x की, यानी मैं ऐसे पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें वेरिएबल x और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं, ये उनकी बात मैं यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ। और जब आप किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे अल्फा की जगह पे आप 2 ले लें और p ऑफ x की जगह पे आप जो है वो 2x + 3 ले लें, तो अल्फा p ऑफ x यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, हमारे पास बनेगा 4x + 6। तो 4x + 6 जो है ये हमारे पास इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इनमें डिफाइन होगी। तो ये हमारे पास अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी बनाएंगे ये जो r ऑफ x है। और किसी भी पॉलिनोमियल का इनवर्स क्या होगा, उसको नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 पॉलिनोमियल है ये वाला। और इन दैट पर्टिकुलर केस आप अगर इसको एबिलियन देखें तो एबिलियननेस भी इसमें होल्ड करती है, चूंकि रियल नंबर्स में होल्ड करती है तो हम आगे पीछे इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि r ऑफ x जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस इम्पैक्ट होती है। अब ये इसको हम दोनों तरह से जो है वो दे सकते हैं। इसके अंदर अभी इस स्टेप के ऊपर मैंने इसको जनरल पॉलिनोमियल लिया है, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल इसके अंदर जो है वो होंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं ये तो मैंने फाइनाइट पॉलिनोमियल्स की मिसालें आपके सामने रखी हैं, अगर मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स की बात यहाँ पे जो है वो करूँ, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं ये वाले। जी बच्चों आगे हैं सारे बच्चे? यस सर। जी, तो इसमें बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होती है। इसकी रीजन ये है ना कि 0 के साथ हम कोई भी x की पावर लगा सकते हैं, जैसे 0x³ लगा लें, तो हम ये तो नहीं कि इसकी डिग्री को फिर हम x जो है वो 3 कह देंगे। हम तो 0, इसका आंसर भी 0, हम तो 0x⁴ भी लिख सकते हैं, 0x⁵ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सब केस में आंसर 0 आता है। तो इनफैक्ट हम 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखेंगे। 0 एक पॉलिनोमियल है और इसकी अनडिफाइंड डिग्री है। 1 की अगर आप बात करें तो 1 भी पॉलिनोमियल है और 1 की जो डिग्री है ये 0 है,
चूंकि डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, और 1 की डिग्री कैसे है, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट्स है ना हमारे पास, जैसे कोई भी कांस्टेंट जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, ये सारे के सारे जो है वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। और इनको कैसे पॉलिनोमियल बनाते हैं, इनके साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तो चूंकि x रेज टू द पावर 0 का आंसर 1 है, तो 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 जो है इस सारे का आंसर हमारे पास 1 के जो है वो इस केस के अंदर बराबर है इनफैक्ट। तो ये इस तरीके से आप इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया है, याद रहे इसमें तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को हमने यहाँ पे इनफैक्ट जो है वो डिस्कस किया है इस केस के अंदर। तो नेक्स्ट अब इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स हम फर्दर जो है वो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कुछ मजीद इसके लिए हम चीज़ें जो है वो देखेंगे, और फिर हम मूव करेंगे इंशाल्लाह सब स्पेस के आइडिया के ऊपर। तो यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम था तो मुझे आप बता दें, क्योंकि मेरी बैटरी एक्चुअली 4% रह गई है, तो वो अभी ऑफ हो जाना है। कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाह रहे हैं इसके मुताबिक तो ये आप पूछ सकते हैं। सर जी, जो आपने बताया है रियल वाला, रियल आर एन इंटू आर एन जो है वो वेक्टर स्पेस है। सर अगर आर की जगह हम 1 2 3 4 जैसे भी लिखी जाएंगे तो जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे वो सारे वेक्टर स्पेसेस ही होंगे। मसलन कोई मुझे बताएं इस केस के अंदर आप किसकी बात कर रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रही हैं। यस सर। मैंने कहा था कि आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एन की जगह पे 2 रखता हूं ना, तो R2 ओवर आर भी वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से R3 ओवर आर भी वेक्टर स्पेस है, R4 ओवर आर भी वेक्टर स्पेस है। ये दुरुस्त है। हाँ जी, एन की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है नेचुरल नंबर्स में से। जी सर। अच्छा, इन जनरल, हाँ जी, इन जनरल एफ एन ओवर एफ जो है वो वेक्टर स्पेस होती है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन और कोई बच्चा अगर पूछना चाहे तो, क्योंकि फोन मेरा बंद हो जाना है, मैं इसको फिर चार्जिंग पे लगाता हूँ बाद में। नेक्स्ट क्लास सर आज ही है या कल होगी? नेक्स्ट का मैं आपको जो है इसमें बताता हूँ। अच्छा, सुबह के टाइम आपके लिए मुश्किल तो नहीं हुई किसी बच्चे के लिए क्लास का मैनेज करना? नहीं नो सर, बिल्कुल सर। ठीक टाइम है वो। सर बिल्कुल तो ठीक बड़ा है। अच्छा, हाँ जी, तो बड़ा अच्छा टाइम था। सही हो गया। चलिए मैं उसको फिर कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू रखूँ आपके लिए, और हम फिर यूं इसमें कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ना हम चलें थोड़ा सा अगर कम भी टाइम लग जाए ना, उसमें 30-35 मिनट भी हम अगर लगा लें फॉर एग्जांपल, तो ये है कि उसमें फिर हम अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म कर लें तो मेरा ख्याल वो बेहतर है ज्यादा। ठीक है सर जी। हाँ जी, मतलब मैं सर ये कह आप रहा था कि जी जी, सुबह में मॉर्निंग के टाइम मैं कोशिश करूंगा कि जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्लास आपके साथ जो है वो मैं रखूं। जी सर ठीक है। हाँ, मतलब मेरी ये एफर्ट है कि मैं वो 6:15 से कल स्टार्ट करूं आपके साथ, यानी 6:15 पे। जी कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स का काम जो है ना वो कल मैं आपको 6:15 बजे सुबह जो है वो करवाऊंगा। फिर ये बात आप ज़हन में रखिएगा। तो फिर आज तो कोई मसला नहीं, फिर आज फिर यही मतलब क्लास है। कॉम्प्लेक्स का काम इंशाल्लाह मैं आपको फिर सुबह करवाऊंगा। कोई अगर क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें, कोई भी बच्चा अगर कोई भी कंफ्यूजन आज के लेक्चर में, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरी क्लास की टाइमिंग 3 बजे? कल? जी सर। हाँ, मैं आपको वो कल बताऊंगा इंशाल्लाह मैं, लेकिन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स की क्लास है वो इंशाल्लाह सुबह 6:15 बजे मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। और कल ठीक है सर सर जी। ये टाइम थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, जो शाम ये टाइम वाला है। अच्छा, चलें ठीक है। मैं कल इंशाल्लाह कोशिश तो ये करूंगा कि 3 बजे से 5 बजे तक आपकी क्लास रखूं कल, जी सर टोपोलॉजी ठीक है। और अलजबरा की भी। ठीक है सर। हाँ जी, कोई चूंकि ये खाने शाने का टाइम होता है तो जाहिर है वो मेरा ख्याल है मसला होगा हर किसी को। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें बच्चा कोई भी
स्टूडेंट? नो सर कोई अच्छा चलें ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं। ख्याल रखिएगा अपना सारे आप लोग। तो इंशाल्लाह फिर 6:15 पे सुबह कॉम्प्लेक्स का काम इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।